to our YouTube channel Medical and Nurses Hub. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े, जो क्लास अटेंड करते या नहीं करते, आप सभी के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए, लेकिन अपनी आँखों को बचा के रखिए कि आप अपनी आँखों में किसी भी तरीके का कलर ना जाने दे पाएँ, तो वो आप प्रोटेक्शन अपने सनग्लासेस लगा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिनका भी RML, SGPGI, OSSC या फिर NHM के लिए एग्ज़ाम है उनके लिए। तो यहाँ पर जो आज की क्लास है इसमें आपको पूरे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, डेली 100 MCQ बेस्ड क्लास आपकी डेली चल रही है, जिससे आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी अपकमिंग टाइम में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के पेपर होने वाले हैं, जिसमें आपका अभी रिसेंट में तो RML का है, जो कि आई थिंक 11 मार्च को होने वाला है आपका पेपर। SGPGI का है, PGI का है, OSSC का है, MP ग्रुप 5 के लिए भी होने वाला है। तो ऑल ओवर सभी जगह के एग्ज़ाम जब होने वाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से रखिए। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 100 MCQs की, तो आज की क्लास में आपका मेन जो कंटेंट रहेगा वो आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और OBG से कवर करता हुआ कंटेंट रहेगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपके इमेज बेस्ड भी यहाँ पे ऐड किए गए हैं, जिससे आपको सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन इजीली समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है आपको, WHO डिक्लेयर्ड द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है। आपने कोविड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ओमिक्रॉन से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओमिक्रॉन के लिए सेपरेट क्लास चैनल पे ली गई थी, क्योंकि कोविड थोड़ा शांत हुआ था कि उसके बाद ओमिक्रॉन कुछ महीने पहले फैला था। उसके कुछ वेरिएंट इंडिया में मिले थे, लेकिन इंडिया में उतना असरदार नहीं हो पाया। तो वैसे ही यहाँ पर 2019 में नोवेल कोरोना वायरस, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। तो फुल फॉर्म कोरोना वायरस का क्या था? नोवेल कोरोना वायरस 2019। तो यहाँ पर कोविड-19 जिसका नाम पड़ा है, तो आउटब्रेक के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी WHO ने, वो भी पूरे वर्ल्ड वाइड। कब की थी? जनवरी 30, 2020 को, जनवरी 13, 2020, जनवरी 23, 2020 या फिर जनवरी 27, 2020। तो कोविड-19 और नोवेल कोरोना वायरस को WHO ने एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे क्या किया था? घोषित किया था इस आउटब्रेक को। तो ये किया था 30 जनवरी 2020 को। कब? 30 जनवरी 2020 को। रिसेंट में अभी जो बात करते हैं हम H3N2 फ्लू और सीजनल फ्लू के बारे में, डॉक्टर गुलेरिया ने रिसेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसकी सेपरेट क्लास है जो H3N2 कैसे फैलेगा, कैसे आप उससे बच सकते हैं, 5 से 7 मिनट की क्लास है। तो मैंने जो सेकंड शॉर्ट चैनल है उस पर अपडेट कर दी है क्लास, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इसकी मिल जाएगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, द थर्ड पीरियड ऑफ इन्फेक्शियस प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। तो यहाँ पर थर्ड पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का, जिसमें साइन सिम्टम स्टार्ट होंगे, वो क्या कहलाएगा? इनक्यूबेशन, इलनेस, प्रोड्रोमल या फिर कन्वल्जेंट पीरियड। तो कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा जो कि थर्ड पीरियड है इन्फेक्शियस प्रोसेस का, जिसमें साइन सिम्टम बनना स्टार्ट होते हैं? वो कौन सा पीरियड होगा? ये कहलाएगी इलनेस पीरियड। क्या होगा? इलनेस पीरियड। इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब है कि आपकी बॉडी में वायरस एंटर हुआ और आपकी बॉडी ने सिम्टम बनाना स्टार्ट किए। प्रोड्रोमल का मतलब है जो कि सेकेंड फेज में आएगा, इनिशियल सिम्टम आए हैं इसमें। क्या है? इनिशियल कुछ लक्षण आए हैं। थर्ड होती है इन्वेसिव या फिर इलनेस पीरियड, जिसमें टारगेट पॉइंट पे पहुंच के कोई भी बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन अपने पूरे लक्षण एक तरीके से शो कर रहा है। इंक्यूबेटरी पीरियड में फर्स्ट साइन सिम्टम बस आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर थर्ड स्टेज है इन्वेजन पीरियड, जिसको हम इलनेस पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं, तो यहाँ पर एक हाईएस्ट लेवल पे पहुँचेगा। कन्वल्जेंट पीरियड का मतलब है रिकवरी फेज, जो कि फोर्थ स्टेज कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉजेज ऑफ डेथ अमंग क्लाइंट विथ एड्स आर अपॉर्चुनिस्टिक डिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो यहाँ पर एक क्या कॉमन कॉज है डेथ का?
यदि किसी पर्सन को एड्स हुआ है और उस पर्सन की एड्स के कारण यदि डेथ हो जाती है तो यहाँ पर क्या कॉमन रीज़न होगा उसकी डेथ होने का एड्स के कारण? रूबेला, इंसेफेलाइटिस, रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस या फिर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन और फ्रिक्वेंट कॉज होगा डेथ का, यदि किसी पर्सन को एड्स है, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी क्या है, वीक है, तो कोई भी मौका देख के उसकी बॉडी में एंट्री कर जाएगी इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जो कैंडिडियासिस जो कि एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, ये कॉमनली जिसके कारण पर्सन की डेथ हो सकती है वो क्या होगा, रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस। क्या है? रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। एड्स में यदि कॉमन कार्सिनोमा पूछे तो वो होता है कापोसी कार्सिनोमा। क्या है? कापोसी सार्कोमा है जो कॉमन कैंसर है एड्स के पेशेंट में। यदि कॉमन यहाँ पर जो डिसीज़ पूछे तो वो होती है टीबी, पल्मोनरी टीबी कॉमनली देखने को मिलेगी एड्स वाले मरीज में। यहाँ पर डेथ की बात की जा रही है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा होगा रेस्पिरेटरी कैंडिडियासिस। नेक्स्ट वन इज द हाइडेटिफॉर्म इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। तो हाइडेटिफॉर्म मोल सबने पढ़ा है, तो यहाँ पर उस हाइडेटिफॉर्म मोल में कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा, विलाई, एमनियन, कॉर्नियन या फिर ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पर जो पार्ट अफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कोरियन पार्ट। कौन सा? कोरियन। एमनियोटिक सैक होगा, एमनियन होगा, कोरियन होगा, दो लेयर होंगी जिसमें जो अफेक्टेड पार्ट होगा हाइडेटिफॉर्म मोल में वो क्या होगा, कोरियन। नेक्स्ट वन इज द A woman had just given birth at 42 weeks gestation. When assessing the neonate, which physical finding is expected? That means post term baby है, 42 वीक के जेस्टेशन पीरियड के बाद बॉर्न हुआ है, तो उस बच्चे में जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के क्या साइन देखेंगे आप? लेन्यूको कवरिंग द बेबी, अस्लीप लेथार्जिक बेबी, डिस्क्यूमेशन ऑफ द एपिडर्मिस या फिर वर्निक्स सेजोसा कवरिंग द बेबी। तो जब भी बच्चा 37 वीक क्रॉस कर जाता है तो लेन्यूको जो फाइन टिनी हेयर होते हैं वो अपने आप झड़ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में ही। बेबी स्लीप लेथार्जिक बिल्कुल भी नहीं होगा, अच्छा एक्टिव बेबी रहेगा। और यहाँ पर जो एपिडर्मिस के ऊपर है जो लेयर है वो क्या होगी, वहाँ पर डिस्क्यूमेशन देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर बनी हुई देखने को मिलेगी। वर्निक्स सेजोसा ना के बराबर ही रहेगा, चीज़ी वाइज सब्सटेंस लगा होता है। ये जनरली 36 से 37 वीक के बीच में, जो 35 से 37 वीक के बीच में जो बेबी डिलीवर होते हैं उनमें ज़्यादा लगा होता है, लेकिन 37 वीक के बाद ये भी वर्निक्स सेजोसा भी कम होने लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डिस्क्यूमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। नेल्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, हेयर बड़े बड़े होंगे बालों के, ये सब क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट टर्म बेबी के साइन है। नेक्स्ट वन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। सेल्स का पावर हाउस सबको पता है, कौन कहलाएगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी की राइबोसोम्स। पावर हाउस ऑफ सेल्स कहलाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट विथ डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज मोस्ट लाइकली टू हैव प्रेजेंट विथ है। यदि किसी मेल क्लाइंट को मलेरिया हुआ है तो उसके लिए क्या है, जो कौन सा ऑर्गन है जो बढ़ेगा? ऑप्शन में है इनलार्ज पैंक्रियास, इनलार्ज स्प्लीन, इनलार्ज प्रोस्टेट या फिर इनलार्ज एब्डोमेन। पैंक्रियास बढ़ेगी कि स्प्लीन बढ़ेगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगी कि एब्डोमेन बढ़ेगा? तो यहाँ पर क्या है जो जिसकी साइज है जो बढ़ेगी, तो यहाँ पर यदि किसी मेल क्लाइंट की बात हो रही है तो क्या होगा, वो होगा कौन सा ऑर्गन बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा स्प्लीन। और स्प्लीन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम होता है, जितने भी मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं क्या करेंगे, जब आरबीसी भी आपकी अफेक्ट होंगी और जब आरबीसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड होंगी, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं स्पेशली आरबीसी के लिए। लेकिन जब एक ग्रेवयार्ड क्या हो जाएगा, भरते जाएगा स्प्लीन के डिस्ट्रक्शन के कारण, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से इसमें क्या देखने को मिलेगा, इनलार्जमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्लीनोमेगाली। क्या कहेंगे, स्प्लीनोमेगाली। तो यहाँ पर जब मलेरिया की कंडीशन होती है, कहते हैं जब मलेरिया बिगड़ता है तो आफ्टर दैट मलेरिया के जॉइंटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों, वो इसीलिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मलेरिया के कारण कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा,
लिवर भी अफेक्ट होता है, लेकिन इनलार्जमेंट यदि आपको इस तरीके से ऑप्शन में लिवर नहीं है तो आप स्प्लीन को मार्क कर सकते हो। लिवर भी है और स्प्लीन भी है, तब भी आपको स्प्लीन के लिए ही मार्क करना है कि कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होगा, तो वो होगा स्प्लीन। नेक्स्ट है यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज द रिजल्ट ऑफ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगी? अ डिक्रीज ऑफ पीएच ड्यू टू डेफिसिट ऑफ SCO3, an increase in pH due to excess of SCO3, a decrease of pH due to excess of PCOT, या फिर an increase in pH value due to deficit of PCO2। किसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण देखने को मिलेगा? जब जो बाइकार्बोनेट आयन है, क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अ डिक्रीज ऑफ पीएच वैल्यू ड्यू टू डेफिसिट ऑफ SCO3, इसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब मेनली कौन से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होते हैं? जब एल्कलोसिस, एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्टर्ब होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, वो क्या होगा, पीएच वैल्यू घटेगी और जो H आयन है इनकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या होगा, यहाँ पर SCO3। लेकिन इसके अपोजिट में यदि आपने एसिडोसिस याद कर लिया तो आपको उसके अपोजिट में एल्कलोसिस भी याद हो जाएगा। वैसे ही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में CO2 की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, सॉरी, जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी। यदि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पीएच वैल्यू घटेगी, H आयन वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण PCA2 का लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन यदि एल्कलोसिस पूछते हैं तो इसके अपोजिट होंगी यही चीज़ें। तो मेनली जो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपको एग्जाम में यही दिया आता है। तो यहाँ पर जो यदि एसिडोसिस पूछा गया है तो किसके कारण हुआ है, डेफिसिट ऑफ SCO3 के कारण पीएच वैल्यू कम हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है, जो SCO3 का लेवल है भी कम हो गया है। यदि एल्कलोसिस पूछते तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, जिसके कारण SCO3 का लेवल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स इज। तो स्टेरॉइड्स के प्रिकर्सर क्या हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर बिलिरुबिन। तो यहाँ पर जो प्रिकर्सर हैं ऐसी चीज़ें जो कि उस चीज़ को बनाने के लिए क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, बढ़ावा देंगी, प्रिकर्सर वही कहलाएंगे यहाँ पर। तो स्टेरॉइड्स के लिए क्या प्रिकर्सर है, तो वो है कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्योरी दी हुई है एक, इसका आपको नाम बताना है, हर एक एग्जाम में आती है, स्पेशली CHO एग्जाम में आती है। थ्योरी है यहाँ पर द थ्योरी दैट मीन्स विच फोकस ऑन द परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट इंडिविजुअल्स परफॉर्म ऑन देयर ऑन बिहाफ इन मेंटेन लाइफ, हेल्थ एंड वेलबीइंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थ्योरी? यहाँ पर थ्योरी दी हुई है, कहा है कि ऐसी थ्योरी है जिसमें पर्सन अपनी खुद की लाइफ को मेंटेन करता है, अपने काम करता है, हेल्थ और वेलबीइंग के ऊपर भी काम करेगा। ये सब वो क्या कर रहा है, खुद से कर रहा है। तो कौन सी थ्योरी है? सेल्फ केयर थ्योरी, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी, हॉलिस्टिक थ्योरी या फिर साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी है जिसमें सभी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिसमें पर्सन अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ वो क्या करता है, कौन सी एक्टिविटी करता है, उसकी जो भी डेली लिविंग थिंग्स हैं उन सभी के ऊपर वो काम करता है। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, जो कि किसने दी थी? डोरेथिया ओरेम ने। एग्जाम में आता है सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी? डोरेथिया ओरेम ने 1959-2001 में। यदि ऑप्शन में 1959 है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। 2001 है तो उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट यहाँ पे नहीं बताई गई कि कब दी थी, लेकिन एक ड्यूरेशन दिया है कि इसके बीच में उन्होंने थ्योरी दी थी, जो कि ऑरेम्स मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने दी है वो कौन थे? डोरेथिया ओरेम्स। तो इस थ्योरी का नाम क्या? सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। इस थ्योरी में क्या फोकस किया गया है? इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर, अपनी खुद के ऊपर क्या आप केयर करते हैं, वो चीज़ें इस थ्योरी में बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में यदि डायरेक्टली थ्योरी का नाम ना दिया जाए, 3 लाइनें दी जाएं जिसमें आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी बैलेंसिंग लाइफ पर, तो वो थ्योरी कौन सी? वो सेल्फ केयर थ्योरी दी है डोरेथिया ओरेम ने। नेक्स्ट है यहाँ पर
इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। तो भारत में एमटीपी एक्ट कब पास हुआ था? 1981 में, 1980, 1971 या फिर 2021 में। तो एमटीपी एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में? 1971 में। कब? 1971 में। इसके आगे हम पढ़ेंगे एमटीपी एक्ट के बारे में भी कि इसमें अमेंडमेंट एक्ट भी आया था कि और क्या जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं अबॉर्शन के लिए, वो हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप नोट डाउन करके रखें। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, जो अलग अलग जगह प्रीवियस पेपर हुए उस सिलेबस को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो कौन सा पार्ट है यूट्रस का जिसको हम लिविंग लिगेचर के नाम से भी जानते हैं? पेरीमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम या फिर एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो यूट्रस का लिविंग लिगेचर कहलाता है? तो वो है यहाँ पर मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग लिगेचर। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मायोमेट्रियम में 3 लेयर होती हैं और जब डिलीवरी होती है या फिर इन्वोल्यूशन की प्रोसेस होती है तो ये क्या करेगा? ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने का काम करता है। कौन? मायोमेट्रियम। मिडिल लेयर है जो मायोमेट्रियम की, ये क्या करेगी? ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी, इन्वोल्यूशन को, यूट्रस को वापस रिवर्ट बैक होने में हेल्प करेगी नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लिविंग लिगेचर। नेक्स्ट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021 व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एमटीपी एक्ट तो पास हुआ है कब? 1971 में। लेकिन यहाँ पर कहा है कि जो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट, जितने भी एक्ट आते हैं गवर्नमेंट के, उनमें कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है 2021 में आया था। इसमें क्या इंडिकेशन दिए गए कि प्रेगनेंसी को आप कब तक टर्मिनेट कर सकते हैं। तो एमटीपी एक्ट में तो कहा गया था कि 20 वीक की प्रेगनेंसी को बस टर्मिनेट किया जा सकता है। फिर अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए। ऑप्शन में यहाँ पर ओनली अप्लाइड फॉर अनमैरिड वुमेन, 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन रेप केस, ऑन 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर क्या है जो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट में चेंज किए गए थे, तो वो था यहाँ पर ये सभी जितनी भी अनमैरिड वुमेन है, क्या है? जितनी भी अनमैरिड वुमेन है उनके लिए 24 वीक की प्रेगनेंसी कब? जब रेप केस रहा हो। कौन सा केस रहा हो? रेप केस। जो एमटीपी एक्ट 1971 वाला है उसमें 20 वीक बस कहा गया, लेकिन इसमें कहा गया है यदि रेप केस है तो 24 वीक की प्रेगनेंसी तक अबॉर्शन करवाया जा सकता है। 1 साल की सजा भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये सभी है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर ये रहा कि जो एमटीपी एक्ट 1971 वाला है और अमेंडमेंट एक्ट 2021 वाला, इसमें क्या डिफरेंस थे ये आपको पता होना चाहिए। तो एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर होता है ओनली अप्लाइज टू मैरिड वुमेन। तो एमटीपी एक्ट 1971 वाले में क्या था कि जितनी मैरिड वुमेन है उनने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाई, यदि इनके फेल हो जाती हैं, वो प्रेग्नेंट होते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन जब एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया तो इसमें कहा कि जो अनमैरिड वुमेन क्या है, जो लिविंग रिलेशन में या फिर किसी अदर रीजन से प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है, तो वो लोग भी इसमें अबॉर्शन करवा सकते हैं। फिर जेस्टेशनल एज लिमिट, मतलब कितने वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। तो एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग ओनली 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग यदि 24 वीक की प्रेगनेंसी रेप के कारण हुई है तब इसके लिए क्या किया जा सकता है? अबॉर्ट करवाया जा सकता है। या फिर कुछ बेबी को फीटल एबनॉर्मलिटीज़ है तो ऐसे केस में 24 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। कौन कर सकता है अब अबॉर्शन एमटीपी एक्ट 1971 और 2021 के अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग? तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टिल 12 वीक। यदि 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है। और यदि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 20 वीक में।
फिर ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है यदि 20 वीक की प्रेगनेंसी हो गई हो। कब? एक्ट 1971 वाले में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। लेकिन यदि यहाँ पर 2021 का जो एक्ट था इसमें ऐसा नहीं था कि इतने इजीली अबॉर्शन करवाए जा सकें। इसमें 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 20 से 24 वीक का यदि जेस्टेशनल पीरियड हो चुका है, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके अबॉर्शन करवाया जा पाएगा। यदि यहाँ पर किसी भी वुमेन ने ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इसको ब्रीच किया तो उनको 1000 रुपये तक फाइन, और एक जो दूसरा एक्ट था तो इसमें क्या था, एक साल तक की सज़ा। फाइन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में आप जेल भी जा सकते हैं। तो ये दोनों एक्ट के बारे में आपको डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1971 वाले एक्ट की जगह 2021 का अमेंडमेंट एक्ट है, इससे भी क्वेश्चन आपको आए हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच डे इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट डे। तो सबसे लंबा दिन किसको कहते हैं हम? 21 जून को, 21 दिसंबर को, 21 सितंबर को, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा कहलाता है? 21 जून, जिसको हम समर सॉलिस्टिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस। भारत की जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को क्रॉस कर जाएं। तो यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को, 11 जून को, 21 जून को कि 12 जुलाई को। जो स्पेशली जो भी लोग NHM CHO वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश वाले जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग प्लीज़ जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं रिवाइज करके जाएं, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11। इसकी थीम क्या है इस साल की? 2022 की 11 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं। इस साल की थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्सनिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो यहाँ पर इस साल की थीम है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम एग्जाम में आपको आ सकती है, 2022 की थीम है। नेक्स्ट है यहाँ पर लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या फिर यमुना। लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर पूछा है तो वो कौन सी नदी है? गोदावरी। नेक्स्ट वन, BC रॉय अवार्ड गिवन इन विच फील्ड। BC रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? अभी रिसेंट में जो नोबेल पीस प्राइज और जो बहुत सारे लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री में अवार्ड मिले हैं, उन अवार्डीज़ के आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो जो BC रॉय अवार्ड है, द विधान चंद्र रॉय अवार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल नेम क्या है इसका? विधान चंद्र रॉय अवार्ड, जिसको हम BC अवार्ड कहते हैं, और दिया जाता है मेडिसिन के फील्ड में। जो डॉक्टर थे, डॉक्टर BC रॉय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य भी थे, 1962 में ये जो अवार्ड दिया गया था, और ये अवार्ड दिया जाता है मेडिकल के फील्ड में। और हम नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला स्कीम वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 2021 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी से उज्ज्वला स्कीम की सेकेंड फेज की स्टार्टिंग है, जो कब हुई थी? उज्ज्वला फेज किसके लिए थी? गैस सिलेंडर के लिए। जो लोग BPL कार्ड धारक हैं, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनके लिए योजना लाई गई थी। अब यहाँ पर जो उज्ज्वला स्कीम है, इसकी सेकेंड फेज कब लाई गई थी? ऑप्शन में है बनारस, महोबा, बलिया या फिर गोरखपुर। तो ये जो फेज लाई गई थी, कौन सी? उज्ज्वला स्कीम की सेकेंड फेज। तो ये कहाँ से सेकेंड फेज कहाँ लाई गई थी? बलिया में। उज्ज्वला स्कीम की फर्स्ट फेज लॉन्च हुई थी 2016 में, सेकेंड फेज लॉन्च हुई थी 2021 में। 10 अगस्त को PM मोदी ने उज्ज्वला 2.0 को 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से। इसमें जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग हैं, उनके लिए योजना लाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर रैसेस आर सीन इन विच डिसीज। तो रैसेस किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? एड्स में, TB में, HIV में कि मीजल्स में? तो रैसेस देखने को मिलते हैं मीजल्स में, चिकन पॉक्स में, ना कि एड्स, TB और HIV में। नेक्स्ट है यहाँ पर
If patient in INH tuberculosis regimen, then which vitamin given? यदि पेशेंट है जो आइसोनियाजिड ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन ले रहा है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है ये फर्स्ट रेजिमेन की, तो यहाँ पर कौन सा विटामिन इसको दिया जाएगा? विटामिन B6, B12, विटामिन C या फिर विटामिन K। तो यदि पेशेंट आइसोनियाजिड थेरेपी पर है ट्यूबरक्लोसिस की, जो फर्स्ट प्राइमरी ड्रग्स हैं उनमें आइसोनियाजिड हम दे रहे हैं, तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उस डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए INH के साथ क्या दिया जाता है? पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6, जिससे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस, मिक्सो वायरस, डेंगू वायरस या फिर रूबियोला वायरस। तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जूस्टर वायरस। क्या है? वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सिफिलिस क्या है? एक STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, निसीरिया गोनोरिया, मोक्सिएला या फिर सी टेटेनी। तो सिफिलिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, जो कि एक क्या है? वायरस है। नेक्स्ट है यहाँ पर निसीरिया गोनोरिया किसके लिए? गोनोरिया के लिए भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, STD है। क्लोरेस्टेडियम टेटेनी टिटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन, पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू कॉज डैमेज टू अ होस्ट ऑफ क्रिएट इन्फेक्शन। पैथोजन या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि किसी होस्ट को क्या करना? इन्फेक्शन क्रिएट करना, तो वो क्षमता क्या कहलाती है? व्यूरिलेंस, होस्ट, पैथोजन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है तो वो कहलाता है व्यूरिलेंस। क्या कहलाएगा? व्यूरिलेंस। यहाँ पर व्यूरिलेंस और जो पैथोजेनिसिटी होता है एक, दूसरा होता है व्यूरिलेंस। तो व्यूरिलेंस का मतलब होता है क्षमता उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि होस्ट को वो कितने हद तक इन्फेक्ट कर सकता है। बेसिकली इन्फेक्ट करना कहलाता है पैथोजेनिसिटी, लेकिन उस पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्षमता कि किसी भी होस्ट को वो अच्छा खासा इन्फेक्शन दे सकता है, तो वो कहलाती है व्यूरिलेंस। नेक्स्ट वन, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो किस टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? पर 1 लाख बर्थ, पर 1 लाख पॉपुलेशन, पर 10,000 बर्थ या फिर पर 1000 बर्थ। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो एक्सप्रेस किया जाता है पर 1 लाख बर्थ में। नंबर ऑफ मैटरनल डेथ MMR कब कंसीडर किया जाता है? कंसीव करने से लेके, यदि कंसीव करने की डेट से लेके यदि डेथ होने के 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन होगा वो कहलाता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। अब यहाँ पर मैटरनल डेथ है किस कारण? प्रेगनेंसी में किसी भी रीजन से हुई हो उसको हम कहते हैं MMR। और यहाँ पर जो नॉमिनेटर यूज़ किया जाता है वो होता है 1 लाख बर्थ। कितना? पर 1 लाख बर्थ। और जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंडिया में MMR का वो होता है हेमरेज। अब वो PPH हो सकता है, मेनली PPH ही होता है, लेकिन कुछ केस में एंटीपार्टम हेमरेज के कारण भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 3 द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जब एज 1 से 3 साल हो तो कौन सा डेवलपमेंट कहलाएगा? फेलिक स्टेज का, ओरल स्टेज का, जेनाइटल स्टेज का कि एनल स्टेज का? तो जब एज 1 से 3 साल हो तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या कहलाते हैं? कहलाता है एनल स्टेज। क्या कहलाएगा? एनल। एरिक्सन के अकॉर्डिंग, फ्रूट्स के अकॉर्डिंग जो 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज थी, जो साइको एनालिटिकल थी वो दी थी एरिक्सन ने। यहाँ पर है सेक्सुअल स्टेज, तो ये दी थी फ्रूट्स ने। तो फ्रूट्स की 5 साइकोसेक्सुअल स्टेज के अकॉर्डिंग बर्थ से 12 मंथ तक, कब से? बर्थ से 12 मंथ तक की स्टेज कहलाती है ओरल स्टेज। इन्फेंट्स प्लेजर एंटर्स ऑन माउथ सकिंग, बच्चे मुंह में अंगूठा चूसते रहते हैं, वो क्या? ओरल स्टेज है। दूसरी होती है यहाँ पर एनल स्टेज, जब 1 से 3 साल जो टोडलर ग्रुप के बच्चे होते हैं उनमें रहेगी। चाइल्ड प्लेजर फोकस ऑन एनस एंड फ्रॉम द एलिमिनेशन।
फिर आता है थर्ड स्टेज जो कि 3 to 6 ईयर होगी, फैलिक स्टेज जिसको हम कहेंगे प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस कहलाएंगे। चाइल्ड प्लेजर्स फोकस ऑन जेनाइटल्स, जिनको ओडिपल कॉम्प्लेक्स बॉयज़ में डेवलप होगा और गर्ल्स में पूछें तो इलेक्ट्रा। याद रखना है आपको। फैलिक स्टेज होती है 3 से 6 साल के बच्चों में, जो प्री स्कूल किड्स होते हैं, जो लोग नर्सरी LKG UKG वाले बच्चे होते हैं। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं कि जो फैलिक स्टेज है बॉयज़ के लिए क्या है, तो ऑडिपल स्टेज, गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा स्टेज। फिर आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो कि 7 से 11 साल के एज के रहेंगे, इनमें लेटेंसी स्टेज देखने को मिलेगी। फिर आती है लास्ट में प्यूबर्टी ऑनवर्ड जो कि 10 साल से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में रहेगा, वो कहलाती है जेनाइटल स्टेज। और ये साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया है, फ्रूट्स ने। साइको एनालिटिकल पूछते हैं तब आपको कहना है, जिसमें हमने इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट पढ़ा, वो दी है एरिक एरिक्सन ने। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बर्न लीड्स टू ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पेन, सबसे ज़्यादा दर्द किस डिग्री के बर्न के पेशेंट में होगा। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न या फिर फोर्थ डिग्री बर्न। ये स्टेज होती हैं बर्न के लिए। लेवल ऑफ डेप्थ मतलब कितनी गहराई तक बर्न हुए, लेवल ऑफ डेप्थ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो वो कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कौन सी डिग्री के पेन में बर्न में सबसे ज़्यादा दर्द होगा, तो वो होता है सेकंड डिग्री बर्न में, क्योंकि सुपरफिशियल और फर्स्ट डिग्री बर्न में ओनली एपिडर्मिस अफेक्ट होगी, पेन होगा, रेडनेस होगी, माइल्ड स्वेलिंग होगी। जैसे आप मान लीजिए आपके हाथ पे गरम चाय गिर गई, तो इस तरीके का जो सुपरफिशियल लेयर ओनली अफेक्ट होगी। फिर आता है सुपरफिशियल पार्शियल, जिसको हम सेकंड डिग्री बर्न कहते हैं। इसमें आपकी डर्मिस एपिडर्मिस दोनों अफेक्ट होगी। इसमें ब्लिस्टर्स होंगे, आपको सीवियर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। फिर आता है डीप पार्शियल बर्न, जिसको हम थर्ड डिग्री बर्न कहेंगे। इसमें क्या होगा, दर्द बहुत कम होगा, माइनर दर्द होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेटिकुलर रीजन है वो भी अफेक्ट होगा। फिर फुली थिकनेस बर्न में, और जो फोर्थ फुली थिकनेस बर्न में क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी अफेक्ट होंगे। यहाँ पर इवन आपकी बोन्स तक भी जो बर्न रहेगा, जलना होगा, वो रहेगा, जिसके कारण आपको पेन फील नहीं होगा। जो फुल थिकनेस बर्न है उसमें पेन नहीं होता। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में या फिर सेकंड डिग्री बर्न में। नेक्स्ट है यहाँ पर रूल ऑफ 9 यूज़ किया जाता है किसके लिए, बर्न पेशेंट के लिए, परसेंटेज के लिए, कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया में कितना एरिया बर्न हुआ है। रूल ऑफ 9 में बॉडी के अलग अलग पार्ट को डिवाइड करके बताया जाता है कि कितने % बर्न हुआ है। फिर TBSA पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है। रूल ऑफ 9 हमने किसके लिए यूज़ किया, कितने % बॉडी जली हुई है। फिर पार्कलैंड फार्मूला यूज़ किया जाता है कि कितना फ्लूइड हमें एडमिनिस्टर करना है बर्न पेशेंट में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, ड्यूडेनम में, ईसोफेगस में, इलियम में, कि कहीं पर भी नहीं। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर। किस फॉर्म में होता है वो हम आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर, तो यहाँ पर आयरन स्टोर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो आयरन का स्टोर है जो ह्यूमन बॉडी में, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो गया, तो एब्जॉर्ब हुआ आयरन हमारी बॉडी में ड्यूडेनम में। अब कौन सा टेस्ट करवाएंगे कि पता चलेगा आयरन सही से स्टोर हो रहा है या नहीं, तो वो होता है सीरम फेरिटिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विद पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग, तो यदि किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है, कौन सी डाइट अवॉइड करने के लिए उसको कहा जाएगा, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरिक डाइट, हाई फाइबर डाइट या फिर स्पाइसी फूड। तो पेप्टिक अल्सर में क्या होगा, ऑलरेडी HCl का प्रोडक्शन हाई हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या कहना है, स्पाइसी फूड नहीं लेना है, जिससे और ज़्यादा अल्सर का कारण बन सकते हैं। हाई कैलोरी डाइट ले सकते हैं आप, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स ले सकते हैं, फाइबर डाइट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ अवॉइड करने के लिए कही जाएगी वो क्या होगी, वो होगी आपका स्पाइसी फूड। मिर्च मसाले तला भुना खाना आपको नहीं खाना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? हाई लेवल ऑफ इम्यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लो लेवल ऑफ इम्यूनिटी अमंग हाई रिस्क ग्रुप्स, द ओवरऑल इम्यूनिटी लेवल्स इन अ कम्युनिटी, a small portion of the community being immunity to a pathogen। तो क्या है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है जो कि हार्ड इम्यूनिटी का मतलब होगा? हार्ड इम्यूनिटी कब बनती है? जब किसी आप पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में लंबे टाइम तक रहे, फिर आप उसके कांटेक्ट में रहते भी हैं तो भी आपको उससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, वो कहलाती है हार्ड इम्यूनिटी। और ये हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि पूरी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं उन सभी में इस इम्यूनिटी का डेवलप होना। जैसे कोविड फैला था मान लीजिए, तो कुछ हद तक जिनको बार बार प्रॉब्लम हुई तो वहाँ पर कहा कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अभी कंफर्म नहीं है कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई थी या नहीं, लेकिन यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में पूरी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसको कहा जाता है हार्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हेलमेंथिक्स इज एडेड टू डायथाइल कार्बामाजिन ड्यू टू एडजुवेंट वैल्यू इन ट्रीटिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो कौन सा जो DEC है, डायथाइल कार्बामाजिन, ड्रग ऑफ चॉइस है फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए, तो कौन सा एडजुवेंट वैल्यू है जो यहाँ पर ऐड की जाएगी? पारेंटेलपोमेट, पिप्राजीन, मेवेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के साथ में, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए DEC के साथ में, ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का, तो आपको आंख बंद करके मार्क करना है डायथाइल कार्बामाजिन और DEC। अब यहाँ पर कौन सी एडजेसेंट वैल्यू है जो ऐड की जाती है? तो वो है एल्बेंडाजोल की। क्या है? एल्बेंडाजोल की। किसके लिए? फाइलेरियासिस को ट्रीट करने के लिए। एल्बेंडाजोल ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? हेलमेंथिक इन्फेस्टेशन को मैनेज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, पेशेंट ऑन फ्रूसेमाइड शुड ऑफन बी मॉनिटर्ड फॉर। यदि किसी पेशेंट को फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है, मेडिसिन है जो कि, तो यदि किसी पर्सन को फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है तो फ्रूसेमाइड देने के बाद है जो पर्सन को किस चीज़ के लिए मॉनिटर किया जाएगा? हाइपरटेंशन के लिए, हाइपर कैल्सेमिया के लिए, हाइपोकैलेमिया के लिए या फिर फ्लूइड ओवरलोड के लिए। फ्रूसेमाइड एक लूप डायरेटिक मेडिसिन है जो कि यदि फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि किसी पर्सन को क्या दिया जा रहा है? फ्रूसेमाइड दिया जा रहा है, तो क्या चीज़ है जो मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको कहा जाएगा? फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक से फ्लूइड को बाहर निकालेगा। अब यदि हो सकता है कि इसका जो साइड इफेक्ट के तौर पर है क्या कर दे? पोटेशियम को भी बाहर निकालने का काम कर दे। तो इसीलिए पोटेशियम वैल्यू को चेक करने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या है? लो पोटेशियम लेवल, दैट मीन्स हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ARDS। तो ARDS के क्या साइन है यहाँ पर? डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज, हाइपर ऑक्सीजनेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन थेरेपी या फिर ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर क्या है जो ARDS का साइन है? तो वो है यहाँ पर डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज। क्या है? डिफ्यूज्ड एल्वुलर कैपिलरी डैमेज एक क्लासिकल साइन है किसके लिए? ARDS के लिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर PCOD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में क्या होता है? जो ओवरीज हैं, 2 ओवरीज होती हैं, कभी कभी सिंगल में, कभी दोनों ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लूइड फिल्ड सैक टाइप से बन जाएंगे, छोटे छोटे सैक बनेंगे जिनमें फ्लूइड भर जाएगा, तो वो कहलाता है PCOD। ये अलग अलग रीजन से हो सकता है। अब यहाँ पर कौन सा टिपिकल सिम्टम देखने को मिलेगा यदि किसी को PCOD हो जाता है? तो प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, एनवोल्यूजन, डिसमेनोरिया या फिर प्री मेंस्ट्रुअल पेन। यदि किसी को PCOD होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है, तो जब ओवरी क्या करती हैं? ओव्यूलेशन का, अंडा बनाने का काम करती हैं, ओवम बनाने का काम करती हैं, लेकिन जब उन्हीं ओवरीज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा
तो क्या करती हैं, एक सबसे पहले आपके पीरियड्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आएंगे, कभी 2 महीने 3 महीने में आएंगे। तो जब पीरियड्स नहीं आ रहा है मतलब एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एन ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे, एन ओव्यूलेशन। जब एग रिलीज हो रहा है, बन रहा है, तो वो प्रोसेस कहलाएगी ओव्यूलेशन। लेकिन जब ना तो एग बन रहा है ना पीरियड्स आ रहे हैं तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनवोल्यूशन। और पीसीओडी में क्या है, पीसीओडी में ये सबसे ज़्यादा कॉमन साइन देखने को मिलेगा। प्री मेंस्ट्रुअल पेन का मतलब होता है पीरियड्स आने के एटलीस्ट 1 वीक पहले से ही आपको क्रैम्प्स आने लगे, बॉडी में पेन होने लगे, हाथ पैर दर्द होने लगे, तो वो कहलाता है प्री मेंस्ट्रुअल पेन। प्री का मतलब होता है बिफोर, मेंस्ट्रुएशन आने के पहले ही जो दर्द हो रहा है वो। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके पीरियड्स टाइम टू टाइम आ रहा है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपकी, 5 दिन पीरियड्स रहते हैं आपके, ब्लीडिंग होती है, तो 5 दिन आपके लिए क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, वो क्या कहलाता है, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, a patient got admitted to the hospital with a history of reduced renal reserve. His urine sample were studied. Which of the following is an important index of renal disease? तो यदि किसी पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसकी पहले हिस्ट्री रही है कि रीनल रिजर्व जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, तो यहाँ पर यूरिन सैंपल लेने के बाद किसकी स्टडी की जाएगी कि पर्सन को रीनल डिसीज होने के चांसेस होंगे, कीटोन बॉडीज़ की, वाइल्ड सॉल्ट की, एल्ब्यूमिन की वाइल्ड पिगमेंट की। तो जो यहाँ पर स्टडी की जाएगी वो होगी एल्ब्यूमिन के लिए, और एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन, और ये किसके लिए किया जाएगा कि पर्सन को नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप तो नहीं हो रहा है, इसीलिए एल्ब्यूमिन चेक है जो यहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन? यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं है, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, एल्ब्यूमिन। यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, रोथरास टेस्ट, फाउचेट्स टेस्ट, हेस टेस्ट, या फिर हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं इसको पता करने के लिए, तो वो होता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर हे टेस्ट, रोथरा टेस्ट, दोनों एग्जाम में आपको जाता है। यूरिन में एसिटिक एसिड तो नहीं, एसीटोन बॉडीज तो नहीं, उनके लिए हे टेस्ट किया जाता है वाइल्ड सॉल्ट के लिए कि यूरिन में वाइल्ड सॉल्ट प्रेजेंट तो नहीं है उसके लिए, और यहाँ पर एल्ब्यूमिन तो नहीं है यूरिन में, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। अब यहाँ पर जो एक और टेस्ट है फॉचेट टेस्ट, क्या है, फॉचेट टेस्ट, ये एक टेस्ट है जिसमें यूरिन में वाइल्ड सॉल्ट तो नहीं, इसी के लिए भी टेस्ट किया जाता है। फॉचेट टेस्ट और हे टेस्ट दोनों है जो यूरिन में वाइल्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ यूरिन? तो यूरिन में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट है क्या है, तो यहाँ पर कहा है कि इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट कौन सा है यूरिन का, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, या फिर क्रेटिनिन। तो कौन सा है जो यहाँ पर यूरिन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट है? तो दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूंट रहते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ऑर्गेनिक सल्फेट और यूरोब्लिनोजिन। ये क्या है, 5 चीज़ें होती हैं किसमें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंट हैं यूरिन के। लेकिन इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, अमोनिया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऑर्गेनिक सल्फेट होता है ऑर्गेनिक में ही, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यदि यहाँ पे कहा है आपसे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूंट पूछा है यूरिन का, तो आपको कहना है अमोनिया। अमोनिया ऑप्शन में नहीं है, क्लोराइड है तो उसको मार्क कर सकते हैं, सल्फेट को मार्क कर सकते हैं, कैल्शियम को कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक पूछे जाते हैं तो ऑर्गेनिक में आता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग्स व्हाट शुड बी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वीज? तो जब आप ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं लंग्स का तो आपको वीजिंग साउंड सुनाई देगा, सीटी जैसे बजती हैं, और वीजिंग साउंड किसका क्लासिकल साइन होता है, अस्थमा वाले मरीज का। तो यहाँ पर क्या है जो वीजिंग साउंड के लिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होगा, सॉफ्ट ब्रीजी लो पिच्ड साउंड लॉन्गर ऑन इंस्पिरेशन, loud pitched rumbling coarse sound here during inspiration,
ब्लोइंग साउंड दैट आर मीडियम पिच्ड इक्वली ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन, या फिर हाई पिच्ड स्क्वेली म्यूजिकल साउंड लाउडर ऑन एक्सप्रेशन। कौन सा साउंड है जो वीजिंग साउंड के लिए प्रॉपर तरीके से आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वीजिंग है, तो वो है आपका हाई पिच्ड स्क्वेंटली म्यूजिकल साउंड लाउडर ऑन एक्सप्रेशन। जब आप सांस को छोड़ते हैं, बाहर की तरफ छोड़ेंगे, तब आपको एक लाउडर साउंड सुनाई देगा जिसको हम कहते हैं वीजिंग साउंड, और क्या है, हाई पिच्ड साउंड है, जिसको क्या कहा गया है, वीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन कौन सा होगा? नर्सिंग डायग्नोसिस इज ओरिएंटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट, nursing diagnosis is oriented to the disease process, nursing diagnosis describes the individual's response to the disease process, या फिर nursing diagnosis remains constant throughout the duration of illness। nursing diagnosis में एक accurate description है जो कैसे मिलेगा, किस तरीके से आप proper nursing diagnosis बना सकते हैं, तो वो है यहाँ पर कि नर्सिंग डायग्नोसिस डिस्क्राइब करेगा किसी भी डिसीज़ की प्रोसेस को, उस बेस पर आप क्या करेंगे, डायग्नोस प्लान करेंगे, पर्सन को क्या डायग्नोस है, क्या डिसीज़ हुई है, तो डिसीज़ की प्रोसेस है जो क्या बताएगी आपको कि क्या पर्सन में डायग्नोस है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन टेस्ट is the nurse assessing when a patient is able to stand feet together and eyes open but sways or falls with eyes closed। तो कौन सा टेस्ट है यहाँ पर जिससे पता चलेगा पर्सन सीधा खड़ा है, स्ट्रेट, उसकी आंखें ओपन है, लेकिन यदि आंखें बंद करता है तो हिलेगा डुलेगा और गिर जाएगा। चौवस्टिक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, रॉमबर्ग टेस्ट या फिर हेस टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, रॉमबर्ग साइन। और ये जो लोग या तो शराब पीते हैं या फिर जिनको अटैक्सिया की प्रॉब्लम है या फिर जिनको बॉडी बैलेंस प्रॉपर तरीके से खड़े हो नहीं पा रहे हैं, उनके लिए टेस्ट किया जाता है। और इस जो भी लोग स्पेशली ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं या शराब पी के कार चलाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले इस टेस्ट को ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पैरों को साथ में खड़े, आंखें ओपन करके खड़ा करवाया जाता है। यदि आप प्रॉपर खड़े नहीं हो पा रहे, गिर जाते हैं आंखें बंद करते ही साथ, तो ये क्या है, रॉमबर्ग साइन। और इस टेस्ट का नाम भी क्या है, रॉमबर्ग टेस्ट। चौवस्टिक साइन देखने को मिलता है जो डीबीटी वाले होते हैं, हॉमन साइन, ब्रुजिन्स्की साइन देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। नेक्स्ट है यहाँ पर, A 3-year-old boy is admitted to the emergency department after a fall that fractured his arm. What would be the type of assessment that the nurse will quickly conduct? यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक 3 साल का बच्चा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है, गिरने के कारण उसके हाथ में फ्रैक्चर है। तो एज अ नर्स आप क्या कंडक्ट सबसे पहले करेंगे, कौन सा असेसमेंट करेंगे? कॉम्प्रीहेंसिव, प्रॉब्लम फोकस्ड, ऑनगोइंग असेसमेंट या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स स्ट्रेंथ। तो ऐसे केस में फर्स्ट आप किस तरीके का असेसमेंट करेंगे? तो ऐसे केस में पर्सन को क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ पर आप सबसे पहले फोकस करेंगे। आफ्टर दैट आप ऑनगोइंग जो चीज़ें चल रही उसके बारे में पता करेंगे, पर्सन की क्या क्षमता है, ये सभी चीज़ें। लेकिन 3 साल का बच्चा है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। क्वेश्चन है यहाँ पर, when assessing body temperature on hospitalized patient, the rectal route would be preferred by the nurse in which of the following patient। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट, रेक्टल रूट आप किस पर्सन में प्रेफर करेंगे? 12-year-old adolescent with fever, 55-year-old lady with cardiovascular disease, an unconscious 6-month-old infant, a 30-year-old man with hemorrhoids। फर्स्ट थिंग, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है उनमें रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं किया जाता, जिनको हेमरॉइड्स है उनमें रेक्टल टेम्परेचर नहीं लिया जाता। और यदि बच्चा 12 साल का है, कॉन्सियस है, फीवर है उसको, तो आप उसका एक्सिलरी टेम्परेचर ले सकते हैं, ओरल ले सकते हैं, रेक्टल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा 6 महीने का इन्फेंट है, बेहोश है, अनकॉन्सियस है, तो उसमें आप रेक्टल टेम्परेचर प्रेफर कर सकते हैं। Here is the right answer is ऑप्शन नंबर सी। और जो एक्सिलरी ओरल टेम्परेचर होगा उसके कंपेयर में रेक्टल टेम्परेचर एक्यूरेट रीडिंग है जो प्रेजेंट करता है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड की।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशियाज WHO रीजनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में WHO का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? ऑप्शन में है यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। साउथ ईस्ट एशिया, तो आपको मेन हेडक्वार्टर तो पता है WHO का कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में है। लेकिन यहाँ पर WHO का रीजनल ऑफिस की यदि बात की जाती है आपको साउथ ईस्ट एशिया के, तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजनल ऑफिस है ये कहाँ पर है WHO का? तो वो है आपका दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अब यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, यहाँ पर 11 स्टेट WHO के जो साउथ ईस्ट एशिया के यहाँ पर टोटल 11 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन से देश हैं यहाँ पर? ये आपको पता होने चाहिए। आपको एग्ज़ाम में आपके साउथ ईस्ट एशिया के जो 11 मेंबर देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड तैमूर लेस्ट। तो यहाँ पर क्या है? 11 मेंबर हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया रीजन का अब एक हेडक्वार्टर भी होगा। 11 देश आपको पता है कौन कौन से हैं। अब इन 11 देशों के लिए एक हेडक्वार्टर भी होगा जहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी हर एक चीज़ की WHO को लेके। तो वो है दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। साउथ ईस्ट एशिया के जो हेड हैं क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के जो हेड हैं WHO के वो कौन है? डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन। डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन। जो टेड्रोस है वो तो WHO के चीफ है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजनल ऑफिस के हेड है, एशिया के हेड है, वो कौन है? डॉक्टर रॉड्रिको। नेक्स्ट वन इज द आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BSc नर्सिंग एजुकेशन अ नर्स नीड्स टू रजिस्टर विद द फॉलोइंग टू प्रैक्टिस एज RN/RM। तो जब आपने अपनी नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली है उसके बाद आपको कहाँ का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी कि आप RN/RM के लिए प्रैक्टिस कर सकें? इंडियन नर्सिंग काउंसिल के, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के, TNAI के, कि नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी के। तो आपके पास जब भी आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास उस स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है जिस स्टेट में आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों। कहाँ के लिए? जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ICN वॉज फाउंड इन द ईयर। तो ICN की स्थापना कब हुई थी? 1899, 1898, 1897 की 1896 में। तो यहाँ पर ICN की स्थापना कब हुई? 1899 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन इन इंडिया फ्रॉम विच डे। तो भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है। बट एज एन क्वेश्चन के तौर पे यदि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको ये पूछ सकते हैं कि जो इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उस पर जब बैन लगाया गया तो ये कब से लगा है? जुलाई 1, जुलाई 13, अगस्त 1 या फिर अगस्त 15? सबको पता है 1 जुलाई 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, इन्होंने अनाउंस किया था कि जो प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे पॉलीस्टीरीन, एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन, कमोडिटीज़, इन सभी को 1 जुलाई 2022 से प्रोहिबिट किया जाता है और बैन किया जाता है कि 1 जुलाई 2022 से ये प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा था जुलाई 1 में 2022 में। नेक्स्ट वन इज द over 30,000 years old rare mummified baby woolly mammoth has been found in a gold mine in which nation? कुछ दिनों पहले न्यूज़ में बहुत आया था कि एक सोने की खान में 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराना बेबी ऊनी मैमथ पाया गया था। कौन से देश में पाया गया था? ब्राज़ील में, मैक्सिको में, कनाडा की US में। यहाँ पे पाया गया था कनाडा में। इस तरीके से जो कनाडा में 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराना बेबी वूली मैमोथ पाया गया था जिसके स्किन और हेयर डिस्कवर किए गए थे। कहाँ से? नॉर्थ ऑफ कनाडा से।
यहाँ पे बिलीव किया गया कि ये जनरली आइस एज में 30,000 साल पहले ही इसकी डेथ हो गई थी। ये आपको एज एन एग्ज़ाम में तो आ सकता है। ये कहाँ पे पाया गया था? सोने की खदान में, क्लोंगडाई गोल्ड फील्ड माइन में। नेक्स्ट वन इज द हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग CEO। नीति आयोग के CEO कौन है? ऑप्शन में यहाँ पर आपको कपिल देव त्रिपाठी, प्रवीण के श्रीवास्तव, सुधीर कुमार सक्सेना। यहाँ पर एक छोटा सा भी नीति आयोग के CEO बनाए गए, इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया है। पहले थे परमेश्वरम अय्यर। कौन थे? परमेश्वरम अय्यर। बट नाउअडेज यदि हम बात करते हैं कौन है, तो वो है 25 फरवरी 2023 से, ये रिसेंट में ही नए बने हैं, BVR सुब्रमण्यम। याद रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है कि नीति आयोग के नए CEO कौन है, तो वो है BVR सुब्रमण्यम, जो कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो कि 25 फरवरी 2023 से इन्होंने अपना कार्यभार है जो ग्रहण किया है। क्लियर है? इसके पहले थे वो परमेश्वरम अय्यर थे, और उनके परमेश्वरम अय्यर के पहले अमिताभ कांत थे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट है यहाँ पर द संट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस। तो हाइड्रोसेफेलस के लिए कौन सा संट यूज किया जाता है? वेंट्रिकुलो आर्टियल सेंटिंग, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंटिंग, वेंट्रिकुलो प्लूरल सेंटिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा कि जो CSF है, जो कोरोइड प्लेक्सस CSF को बनाता है, या तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, या फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण जो CSF है पूरा क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। अब जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसको बाहर भी निकाला जाएगा। जो कॉमन सेंटिंग प्रोसीजर अपनाया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, वो द वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंटिंग। एक सेंटिंग लगाया जाएगा, शॉर्ट कैथेटर लगाया जाएगा, इसको सीधा पेरिटोनियम कैविटी तक लाया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा CSF है उसको क्या किया जाएगा? ब्रेन से रिमूव किया जाएगा। तो ये पूरी सेंटिंग प्रोसेस कहलाती है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंटिंग। और यहाँ पर यदि ICP भी बढ़ेगा जब हाइड्रोसेफेलस है, बढ़े हुए ICP को मैनेज करने के लिए मेडिसिन यूज होती है, वो एग्जाम में आपको आती है, उसका नाम है मैनिटोल। क्या है? मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन इनटू द ईयर, इट इज़ कॉल्ड। कान में जब आप मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? इनहेलेशन, इंस्टिलेशन, इंजेक्शन, या फिर इन्फिल्ट्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा, में भी ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कई बार पढ़ाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।